गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों को मैं धीरे धीरे प्रतिदिन 2-4 वीडियो देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं वर्तमान में चली आ रही घटनाओं से संबंधित स्टैटिक्स जीके जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को उल्लेख करूंगा अपने शब्दों में। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए। अगर अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का पहला सवाल है कि भारत में सरकारी व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको बताता है कि यह हस्तांतरण भुगतान है। Last video in my economics, when you will be go detail very clearly explaining about transfer of payment। ये जो हस्तांतरण भुगतान होता है, जो एक तरफा भुगतान कहलाता है। देखिए, सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाता है, क्या इसके अंतर्गत आता है? क्या ये भी हस्तांतरण भुगतान है? दूसरा, विदेशों से जो प्राप्त ऋण होती है उस पे जो आप सरकार ब्याज देती है, क्या वो हस्तांतरण भुगतान है? या फिर तीसरा, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में जितने भी वित्तीय सहायता के रूप में दिया गया भुगतान, वो ट्रांसफर पेमेंट है, यानी भुगतान हस्तांतरण भुगतान, यानी एक तरफा भुगतान है। देखिए, सिंपल सी बात है। हस्तांतरण भुगतान के बारे में पहले बताया जा चुका है और आप इस वीडियो में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक और वित्त में हस्तांतरण भुगतान आय और धन के पुनर्वितरण को एक तरह से परिभाषित करता है, अच्छा तरह से मेंटेन करने की कोशिश करता है। जिस वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति के बिना सरकार द्वारा भुगतान किया जाए, मतलब जिसको सरकार एक तरफा ही भुगतान कर देती है, इन भुगतान को गैर संपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये सीधे संसाधनों को अवशोषित नहीं करते या किसी भी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादों का निर्माण नहीं करता है। और ट्रांसफर पेमेंट जो होता है, इसमें जीडीपी में इसका कोई काउंटिंग नहीं होता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में भी ये आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे बताइएगा। तो जितने भी प्रकार के भुगतान हैं, जैसे कि कल्याण वित्तीय सहायता हो, सामाजिक सुरक्षा हो, वृद्धा पेंशन हो, और भी प्रकार के जो कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है, अगर उस योजना में डायरेक्ट पैसा आपको दिया जा रहा है तो ये भी होगा। लेकिन याद रखिए, सब्सिडी हस्तांतरण भुगतान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें खर्चा होता है, वित्तीय लेन देन होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट टाइम में बहुत ही चर्चा में है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग। ऑफ बजट फाइनेंसिंग का सीधा हिंदी होता है आउट ऑफ बजट उधार, मतलब ऑफ बजट उधार ही बोलिए, हिंदी इतना अच्छा नहीं है। तो जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग है, इसका सीधा अर्थ होता है सरकार देगी। सरकार के पास एक निश्चित पैसा होता है। सरकार को एक तरफ जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व आय, पूंजीगत आय दोनों को मिला जुला के ओवरऑल ये समझना होता है कि आय कितना है और खर्च कितना करना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल के पश्चात ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है और वह राजकोषीय नीति में झलक जाता है। राजकोषीय नीति में झलकने का मतलब है सरकार का फिस्कल डेफिसिट उसमें दिखेगा, लेकिन सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम करके दिखाने की कोशिश करती रहती है, ताकि जो विदेशी निवेशक है, जो ढेर सारी जो क्या कहते हैं उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, इन पर जो निगाहें होती है कि भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार जो ज्यादा लगातार ऋण दे रही है, खर्च कर रही है या ऋण ले रही है, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स से हो, इंटरनल सोर्स से हो, चाहे किसी भी प्रकार का सोर्स से, अगर उसने ऋण ले रखा है और उसका बजट में अगर इसका झलक मिल जाता है, इससे सरकार सोचती है कि क्या एक ऐसा दरवाजा है जिसके माध्यम से हम अपने सरकारी खर्चों को या फिर अपने जो ऋण के जाल को थोड़ा सा बढ़ा पाएं और वो बजट में ना दिखे, अर्थात वो पार्लियामेंट से अप्रूवल हो ना, बल्कि भीतरी दरवाजे से पार हो जाए। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है ऑफ बजट फाइनेंस। ऑफ बजट फाइनेंसिंग उधार किसी भी सार्वजनिक संस्थान द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑफ बजट उधारी स्वीकार सीमा के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में, ये जो राजकोषीय घाटा जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो पास किया गया था कि जीडीपी का टोटल 60% ऋण होना चाहिए,
इसमें 40% केंद्र सरकार का, 20% राज्य सरकार का, और फिस्कल डेफिसिट जो राजस्व व्यय है वो केवल जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसको मतलब 2008-9 तक में 0% करने, शायद 16-17 में या 15-16 में 0 करने का बात चल रहा था। तो ये इस बजट मैनेजमेंट को भी मेंटेन करने में मदद करता है। ऑफ बजट वित्तीय उच्च राजकोषीय संकेतों की गणना का हिस्सा नहीं है और इसका कोई भी राजकोषीय प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल ही बकवास है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी ऑफ बजट खर्चों में फंडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, तो सुन लीजिए ऑफ बजट फाइनेंसिंग फिर से क्या है। देखिए, ऑफ बजट फाइनेंसिंग या ऋण वह ऋण होता है जिसमें सीधे केंद्र सरकार द्वारा उधार नहीं लिया था, बल्कि एक अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है जो केंद्र सरकार के निर्देशों पर उधार लेती है। इस तरह का उधार का उपयोग सरकार की व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन चूंकि केंद्र पर जो ऋण का जो लायबिलिटीज होती है वो औपचारिक रूप नहीं होती है, औपचारिक नहीं होती, इसलिए और इस ऋण को राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं करती, क्योंकि यह औपचारिक तो है नहीं सरकार की। यह स्वीकार सीमा के भीतर देश के जो राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में मदद करता है। 2019 के सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर कहा जाए तो वित्त पोषण का यह मार्ग संसद के नियंत्रण के बाहर धन का बहुत ही अच्छा स्रोत बन गया है। मतलब राजकोषीय नीति को पूरा तरह से एक तरह से दरकिनार करके भारत सरकार आजकल या जो वर्तमान में सरकार है उसकी एक नीति बन चुकी है कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग को बढ़ा दिया जाए, राजकोषीय नीति दिखे नहीं, और आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बताएगा कि सरकार का मतलब सब कुछ ठीक है, आय भी ठीक है, जीडीपी भी बढ़ रही है, विकास भी हो रहा है, मतलब अच्छा सब चीज बता दिया जाएगा। लेकिन ऑफ बजट फाइनेंसिंग के बारे में जो दरवाजा जो एक होल है वो उसके बारे में संसद में चर्चा नहीं होता है। एक तरह से हर सरकार, हर देश की सरकार ऐसा करती है कि फिस्कल डेफिसिट को कम रखा जाए। इस तरह बजट का वित्तीय पोषण राजकोषीय निहारता जो उसके अर्थ होते हैं के बावजूद राजकोषीय संकेतों की गणना का हिस्सा नहीं होता है। सरकार एक कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण के माध्यम से या बॉन्ड से जारी करके बाजार से आवश्यक धन जुटाने के लिए निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डंपिंग से। एंटी डंपिंग आखिर होता क्या? देखिए, प्रत्येक देश चाहता है कि उसका निर्यात और आयात के बीच एक बेहतर संतुलन हो, क्योंकि आपको पता होगा भारत का जो निर्यात है आयात की तुलना में बहुत ही कम है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में रहता है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होने के कारण सिर्फ सरकार की नीतियां नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर की जिक्र कभी और होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि विश्व के तमाम देशों के द्वारा या अनेक तरीके तरकीब अपनाए जाते हैं कि अपने देश का जो सामान है वो विश्व के अलग अलग बाजार में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके, सस्ते में उपलब्ध कराया जा सके और अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। इसका कई चैनल है, लेकिन उस चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट है डंपिंग। देखिए, चाइना के द्वारा लगातार डंपिंग करके भारत के मार्केट में एक तरह से अपना दबदबा बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसके संदर्भ में एक कंसेप्ट आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार अपने देश के जो उत्पादक है, जो विक्रेता है, जो भी है, होलसेलर हो चाहे मार्केट छोटे विक्रेता है, इनको रक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार एक विशेष प्रकार का मतलब सुरक्षात्मक उपाय अपनाती है। यदि सरकार को यह पता चले कि किसी विशेष देश के द्वारा उस देश की वस्तु का उत्पादन करके उस देश की जो वस्तु की जो कीमत है वो अपने देश से कम कीमत पर दूसरे देश में पहुंचाकर भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लाया जाता है, जिससे एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो समझ लीजिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है जिसे एक घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है, जो यह मानती है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। ध्यान रहे, उचित बाजार मूल्य से कम होने पर वह सरकार अपने देश के नागरिकों की हितों की सुरक्षा के लिए एक डंपिंग लगाती है, जो उचित भी है, क्योंकि WTO के एक्ट में ये लिखा भी है। भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है एंटी डंपिंग जो डंपिंग रोधी है इसकी जांच करता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर से सुनिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी प्रशुल्क होता है जिसे घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है, जो मानती है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी किसी उत्पाद का मूल्य
जिस पर वो निर्यात करता है और जिस पर वो आयात करता है, दोनों के भारी अंतर होता है। घरेलू बाजार से कम कीमत पर दूसरे देश को बेच देता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के तहत व्यापार और उपचार महानिदेशालय ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है, ताकि घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया सके और डंपिंग के अनुचित व्यवहार अभ्यास से घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को समाप्त करना और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करना एंटी डंपिंग उद्देश्य है। एंटी डंपिंग का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा और तो 2-3 फैक्टर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसके मदद से विश्व के जो तमाम विदेशी कंपनियां या फिर जो बड़े बड़े जो बहुराष्ट्र कंपनियां होती है या फिर देश ही है, अपने देशों में अपने ही मतलब जो उत्पादक वर्ग होते हैं उनको अधिक से अधिक सब्सिडी देकर उसके वस्तु की कीमत कम कर देती है। इसके खिलाफ एक प्रकार का चार्ज लगाया जाता है, प्रशुल्क लगाया जाता है। इसको कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और एक और सुरक्षा सेफगार्ड्स है, और भी सुरक्षा सेफगार्ड्स है, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में लिखिए अगर सकते हैं तो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसीज। क्या सभी एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट करती है? तो आपको लगता होगा बिल्कुल गलत। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एनबीएफसी, जितने भी प्रकार का एनबीएफसी होता है, सभी प्रकार के एनबीएफसी अलग अलग एजेंसियों द्वारा, अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा या फिर संस्थाओं द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि बीमा कंपनी का अलग है, उसी तरह से सेबी अलग अपना भूमिका निभाती है, इडाई अपना भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल कंपनी और जो स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यापार हो रहा है उसकी प्रकार की एनबीएफसी कंपनियां ये जो होती है, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी में क्या क्या आता है आपको पता होगा। एनबीएफसी में जैसे कि आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनएचएफ है, मर्चेंट का बैंकिंग कंपनियां हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, चिट फंड कंपनियां हैं। ये सभी कारोबार में जो संलग्न कंपनियां हैं कहीं ये एनबीएफसीज हैं। ये एनबीएफसीज, सारे एनबीएफसीज आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं होती है। आरबीआई अधिनियम की 1934 की धारा में कहा गया है कि पंजीकरण की आवश्यक कुछ शर्त के अधीन है ये सारी एनबीएफसीज, कुछ अधीन है। इसके साथ साथ एक सिस्टेमेटिक बैंक्स कौन होते हैं? सिस्टेमेटिक बैंक्स बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक होते हैं जो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनबीएफसी जिनकी संपत्ति अंतिम ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार 500 करोड़ रुपए का है, अगर अंतिम ऑडिट की जाने के पश्चात उसकी बैलेंस शीट में अगर 500 करोड़ रुपए का मतलब उसका बताया जा रहा है या उससे अधिक है, तो उसको एनबीएफसी को सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। और फाइनली अंतिम टॉपिक है, चर्चा में रहता है हमेशा, टीजर लोन। ये टीजर लोन क्या होता है? देखिए, टीजर लोन एक प्रकार का ऐसा लोन है जिस पर ऋण पहले कुछ वर्षों में ब्याज दर कम होती है। पहले स्टार्टिंग में कुछ समय तक ब्याज दर कम रहेगी, उसके बाद वो अचानक बढ़ जाती है। इस प्रकार के लोन को टीजर लोन कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। You know, from my face, you are feeling I'm tired, but I definitely will say कि if you love this video and spread this video, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से लगातार प्रयास करूंगा कि और भी बेहतरीन तरीका से इसको प्रस्तुत किया जाए। इसमें जो सुधार होगा वो मैं जरूर करूंगा और कुछ समय बाद मैं इसे बोर्ड में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हालांकि समथिंग शॉर्टली, आई मीन समथिंग लैक ऑफ मनी एंड सम not advancement knowledge, I do not put smartness in YouTube, but definitely if you help me by subscribing, I definitely will play a great role for upcoming examination। आपके एग्जाम में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।